हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा। और आज काफ़ी दिन के बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला। काफ़ी टाइम से बिजी भी था, कुछ काम था ऐसा जिसके लिए मुझे अपना टाइम सारा उधर डिवोट करना पड़ा। बट आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, क्लास 12 के लिए हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और साथ में मेरा एक अटेम्प्ट ये भी रहेगा कि आपको इन क्वेश्चंस की PDF भी दे दूँ। तो कैसे दूंगा वो मैं आपको बताऊँगा ड्यूरिंग द वीडियो। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। जैसे क्रॉनिकल हैं, दे कंसीडर टू बी यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। क्रॉनिकल्स का क्या रोल है पास्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, कैसे हेल्पफुल करते हैं। अब क्रॉनिकल आप देखिए होता क्या, एक्चुअल में क्या होता है, जो नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होती है, कोई भी कहानी के तौर पे दिखाई गई एक डिस्क्रिप्शन होती है जो पास्ट के इवेंट के बारे में बताती है। तो क्रॉनिकल से हम पास्ट को कैसे जान सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी आंसर है कि क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्टोरियंस के लिए जब उनको पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। सबसे पहला रीजन क्या है, दे प्रोवाइड डिटेल्स। अब देखिए क्रॉनिकल से हमें एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है अबाउट डिफरेंट इवेंट्स रादर दैन टाइम एंड ऑर्डर इन विच दे हैव हैपेंड और दे हैपेंड। अब ये नहीं कह सकते कि देखो कि ये इस वक्त हुआ, ये उस वक्त हुआ, लेकिन क्रॉनिकल्स में ये जरूर बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ हुई थी, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। ये वन पार्ट है उसका। सेकेंड देखिए, they provide important evidence if they are produced close to the site of events and they describe and give valuable evidence about the event। सपोज ऐसा भी होता है कि जैसे राजा के दरबार में कोई है और वो क्रॉनिकल्स को लिख रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है या बता रहा है, तो वो इट मीन्स लाइव उसको देख रहा था जो भी पर्सन था, या उसके थ्रू आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई इंफॉर्मेशन जो है, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हिस्ट्री के लिए। दे प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी बता दी। क्रोनोलॉजिकल क्या होती है, सीरीज जो है सीक्वेंस में चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दे आर एन इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी हिस्टोरियन हु विशेज टू राइट अबाउट मुगल हिस्ट्री। अब बिकॉज हम बात कर रहे हैं पास्ट की और चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो कहते हैं देखो मुगल हिस्ट्री इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। मुगल हिस्ट्री की तो आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, कैसे जनरेशन वन जनरेशन आफ्टर अनदर जो हैं सब कुछ पास हुआ। और ये भी है कि इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट। अब देखो ये भी तो एक अच्छी बात है कि आपको मुगल स्टेट के बारे में अगर जानकारी मिल पा रही है, तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ऐसा नहीं था, नहीं, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ऐसा था और ये सब कुछ हुआ भी है। एंड दे वर कन्वेयर्स ऑफ मीनिंग्स दैट मुगल रूलर्स वांटेड टू इम्पोज इन देयर रिजाइम। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मुगल रूलर्स जो हैं वो अपनी किंगडम में कुछ भी अगर ऐसा कुछ शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ द क्रॉनिकल्स। और साथ में आपको ये ग्लिम्स देते हैं, इंपीरियल आइडियोलॉजीज क्रिएटेड टू बी डिसमैनेटेड। अब मैंने देखो कुछ अपनी लाइफ में, आई एम नॉट अ किंग, लेकिन फिर भी अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन मुगल से सीखा, या उसको जो है ये मान के चलो कि मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखूं, और क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हूं, वो भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। मीन्स हिस्सा क्या बन जाते हैं, वो चीज़ आपको एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे मिल जाती है। एंड दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट एन एनलाइटेंड विजन ऑफ किंगडम। अब किंगडम के बारे में सबसे बेस्ट तरीके से पता लगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है क्रॉनिकल्स की हेल्प लीजिए। आप किसी भी किंगडम के बारे में बड़े अच्छे से जान पाएंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मुगल टाइम पीरियड में, ये गिवन है कि जो क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मुगल इंडिया या मुगल टाइम पीरियड में हुई है, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसका यूज़ है। तो सबसे पहले तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जो आप हाथ से लिखते हैं कुछ भी। ए मैन्युस्क्रिप्ट वाज ट्रेडिशनली एनी डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड ऑन पेपर। और लिखते किस पर थे, पेपर के ऊपर, बाग के ऊपर, क्लॉथ मेटल के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर या मेटल के ऊपर, पाम लीफ के ऊपर। ये सब जो है ऐसे पुराने टाइम में जो है अपनी जो हिस्ट्री को बचाने के लिए या अपनी हिस्ट्री को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मेथड था, जिसकी हेल्प से जो है ये सब कुछ प्रिजर्व करके रखी गई जो इन्फॉर्मेशन जो है। द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मुगल इंडिया एंड पीपल इन्वॉल्व द प्रोडक्शन। वो क्या चीज़ थी, एक तो ये द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज द इम्पीरियल किताब खाना। अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम जो है कहाँ रखी जाती थी, या किताब खाना होता था, जैसे हम लाइब्रेरी बोल देते हैं तो किताब खाना बोल देते हैं उसको। द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग देयर वैरायटी ऑफ टास्क। अब देखो जब मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन को समझना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मुगल इंडिया, कि मुगल इंडिया में
जो क्रिएशन होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की वो कैसे होती थी, तो पूरी डिस्क्रिप्शन है उसकी। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि उनका जो टाइम पीरियड था उसमें बड़े सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, जैसे पेपर मेकर्स उनको चाहिए होता था किस लिए, ताकि वो फोलियोज बना सकें मैन्युस्क्रिप्ट्स के, और स्क्राइब चाहिए थे या कैलीग्राफर्स चाहिए थे जो लिख सकें, और जो ग्लाइडर्स होते थे टू एलिमिनेट द पेजेस को एलिमिनेट कर सकें, कुछ अगर लग रहा है उनको कि हाँ ये पेजेस नहीं चाहिए, और पेंटर्स ताकि वो पिक्चराइजेशन कर सकें, तो जो बाइंडर्स हैं ताकि उन सब पेजेस को फोल्ड कर सके। तो इट मीन्स ये एक अकेले आदमी का काम नहीं था, द वर्क वॉज डिवाइडेड। आप ये नहीं कह सकते कि वन पर्सन वॉज डूइंग द एंटायर थिंग, नो, द वर्क वॉज डिवाइडेड। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने का प्रोसीजर था। इसके अलावा जो है पीपल इन्वॉल्व इन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट also got recognition in the form of titles and awards। अब सपोज मैं अगर वहाँ पर उनके मुगल एम्परर के दरबार में मैन्युस्क्रिप्ट का काम करता हूँ, तो अगर उनको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो टाइटल्स भी दिए जाते थे, अवार्ड भी दिए जाते थे। और जो कैलीग्राफर्स हैं या पेंटर्स हैं, दे हेल्ड हाई सोशल स्टैंडिंग वाइल पेपर मेकर एंड बुक बाइंडर्स रिमेन्ड एनोनिमस आर्टिजन्स। अब देखो, जो कैलीग्राफर जो लिखने वाला है और पेंटर जो पेंट करता है, उसको तो हाई लेवल पे पहुंचा दिया कि हाँ उसको सारे पहचानते हैं, लेकिन जो बाइंडर्स हैं जो उनको जॉइंट करते हैं वन बाय वन, बुक बाइंडर्स के या फिर पेपर मेकर को, उनको तो कोई नहीं जानता था। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वॉज ए वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी, इट एग्जाम्प्लीफाइड द पावर ऑफ द एम्परर। अब वो कहते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या थी कि मुगल एम्परर की पावर को शो करती थी, यानी जितनी अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट, जितनी अच्छी बुक, उतनी ही अच्छी उनकी पावर मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अब इन दोनों के बीच में काम करने का तरीका कैसा था वो आपको बताना है, डिफरेंस क्या था ये कहेंगे। देखिए, मॉडरेट्स कैसे हैं, जो लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं और मॉडरेट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ी सी फ्रीडम होनी चाहिए। अमंग द वेरियस, अगर हम वेरियस लीडर्स की बात करें, हु वर द मॉडरेट्स, इंक्लूडेड दादा भाई नेहरूजी, उनमें आते हैं, उनके नाम आ जाएंगे, दादा भाई नेहरूजी हैं और एस.एन. बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता और अदर्स हैं। द सपोर्टर्स ऑफ मॉडरेट्स वर द अपर मिडिल क्लास एंड जमींदार्स। ये अपर मिडिल क्लास भी हैं और जमींदार भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी होगी। और मॉडरेट्स बिलीव्ड इन रिफॉर्म्स विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट से काम करना चाहते थे, ये नहीं कि अपने आप सब कुछ। और जो मॉडरेट्स हैं, दे वर लॉयल टू द क्राउन। They wanted changes in the constitution and increased participation of Indians in the government। देखो, वो चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा करके ना हो, ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करके चले, उनसे हेल्प लेके चले तो ज़्यादा बेटर हैं। और जो मेथड्स हैं मॉडरेट्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके वो सब कुछ करना चाहते थे। बट एक्सट्रीमिस्ट यानी थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं, उनकी फिलॉसफी अलग है। वो क्या कहते हैं, वो मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, लड़ाई झगड़े से सब कुछ हम लेंगे। The leaders who were extremists were लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। और जो सपोर्टर्स हैं एक्सट्रीमिस्ट के, दे वर एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे वो हायर क्लास हैं तो ये मिडिल क्लास हैं, एंड लोअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। वो चाहते थे हमें ब्रिटिश का कोई रोल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ करें अपने हिसाब से करें, तो उनसे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। और एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये सब कुछ है, यानी इनको एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। ये नहीं चाहते कि ब्रिटिश के साथ इनका किसी भी तरह का कोई लेना देना हो, वो अपना भारत से अब बिल्कुल चले जाए, ये इनकी सोच थी। अब व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब परमानेंट सेटलमेंट जो है, देखिए जैसे पहले उन्होंने जो है एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जिसमें आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट क्यों करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके फीचर्स भी बताने हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है। जब किसानों को कहा गया भी ये तुम्हारा पर्टिकुलर एरिया, अब तुम यहीं पर बैठ के जो है तुमने एग्रीकल्चर करनी है और तुम्हें कहीं और शिफ्ट नहीं करना। अब वो मेथड वो बताएंगे कि कैसे कैसे तुम क्रॉप्स को अपना रोटेट कर सकते हो, कि एक क्रॉप ओवर हुई फिर उसके बाद कितना गैप देना है। फिर ये नहीं है कि यहाँ से छोड़ के तुम चले जाओ और किसी दूसरी जगह पे, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट सेटलमेंट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स। सबसे बड़ी बात कि बंगाल के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स थे, टू फिक्स रेवेन्यू टू बी रेज्ड from the land that had far-reaching consequences for both agriculture productivity and methods in the entire British Empire। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है परमानेंट सेटलमेंट में, जो दूसरी बात थी वो क्या थी
कि इन्होंने फिक्स कर दिया भी हमें तुमसे लैंडलॉर्ड से भी इतना पैसा तो तुमसे हम लेंगे ही लेंगे, तुम्हारी फसल बचे ना बचे, सूखा हो, बाढ़ आए, मीन्स फैमिन हो या फिर फ्लड आए, वी डोंट बोदर। अब उसके बाद क्या होता है, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार एंड लेटर इन द साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड लेटर इन वाराणसी एंड द सिस्टम इवेंचुअली सेपरेटेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया बाय अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन डेटेड 1 मई 1793। अब जैसे कानून बनते गए और दीज रेगुलेशंस वर रिमेन्ड इन प्लेस अंटिल चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 के चार्टर एक्ट से पहले तक ये एज इट इज थे। अब क्या फीचर्स हैं, उनको हेरिटरी ऑनर्स बना दिया गया लैंड का, ठीक है, आप हेरिडिटी बेसिस यानी आज आप हैं, आने वाले टाइम में आपका बच्चा जो है इस ज़मीन का मालिक बन जाएगा अंडर देयर पोजेशन। और इसके अलावा दे एंड देयर सक्सेसर्स एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर देयर लैंड्स। अब उनका और उनके जो सक्सेसर्स हैं आने वाले, चाहे उनका बच्चा है, जो भी उनका टोटल कंट्रोल था। द जमींदार कुड परचेज एंड सेल लैंड। द स्टेट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्री, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, सिर्फ जमींदार से मतलब था, जमींदार ने आगे क्या करना है वो खुद देखेगा वो। और इसके अलावा जो कंपनी का शेयर ऑफ रेवेन्यू है इट वाज फिक्स विद द जमींदार्स ऑन ए परमानेंट बेसिस। मैं वही बता चुका हूँ कि परमानेंट बेसिस पे भी बोल दिया गया भी देखो हमने तो उन्हें फिक्स लेना है, अब तुम जैसे मर्जी करो वो तुम्हारे ऊपर है। इट इन्वॉल्व, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड द रियोस और पीजेंट्स, किसान जो हैं। The estates which failed to pay the amount of tax to the British government were auctioned to recover their amount। अब जैसे सपोज यही बात है कि इसी में एक बुर्दवान का केस है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ था कि ऑक्शन क्यों होती थी, तो वही सारा आंसर यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट में सपोज अगर उन्होंने ये कह दिया भी आपको हमें 1 साल का इतना पैसा देना है, अब वो नहीं चुकता कर पाए, तो अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन क्या है, उनकी ज़मीन ले लो, उसको बेच दो, अपना पैसा पूरा करो। ये ब्रिटिश का एक सोच थी, फिलॉसफी थी। जो ऑक्शन है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ही टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द स्टेट्स ऑफ बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट फेल टू पे द अमाउंट ऑफ, वही बात बता रहा हूँ, रेवेन्यू नहीं पे कर पाए। जो बंगाल एरिया है आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, सो 75% ऑफ जमींदार्स हैंड्स after permanent settlement due to failure of tax payment as agreed according to the clauses of the settlement with the British government। अब वो कहते हैं कि देखो हम लोग जो हैं इन क्लोजेस को अगर फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम एब्सोल्युटली फेल्ड हैं, हम नहीं पे कर पाए, पैसा नहीं है हमारे पास। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू फिक्स किया हुआ था। द स्टेट्स विच फेल टू पे द रेवेन्यू वर टू बी ऑक्शनड एंड सिंस द जो राजा है हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज एरियर्स हिज एस्टेट्स हैड टू बी पुट फॉर ऑक्शन। अब जैसे राजा का जो है ना बहुत एरियर्स था, उसको बकाया बहुत देना था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना बनता ही था, उसकी ज़मीन को। तो 1797 में जो ऑक्शन ऑफ बुर्दवान है इट वाज ए बिग पब्लिक इवेंट, न्यूमरस परचेजर्स केम टू ऑक्शन एंड द एस्टेट्स वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में आपने देखा होगा, चैप्टर पढ़ा है कि मैक्सिमम लोग वही थे जो राजा के अपने जानकार थे, ताकि राजा को ये था भी अपनी प्रॉपर्टी भी इनके सामने एक बार सेल करवा दी, लेकिन खरीदने वाले भी और कम बजट में जैसे बिक गई तो चलो अपने पास ही रहेगी, कोई बात नहीं। तो अभी तो बच्चों आपके साथ फर्स्ट वीडियो मैंने आज डिस्कस की है, कल आपके पास एक तो और वीडियो भी दूंगा, लेकिन साथ में आने वाले जो दिनों में आप CUET की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं दे पाया, बट आई विल ट्राई टू गिव यू रेगुलर वीडियोस नाउ ऑनवर्ड्स। और टिल देन गुड बाय, आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।